हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी के सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी के सभी बहुत अच्छे हों और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हों। यस, अपना जो डेली रूटीन है उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल अपने रूटीन को फॉलो करो और जो भी आपने टाइम शेड्यूल जो बना रखा है अपने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए उसे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मैं जो है आपको यहाँ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ और हम लोग जो है हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारा चल रहा है। आप लोगों को पता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कर रहे हैं। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक होगा वो होगा टीएस इलियट का। तो टीएस इलियट ने वैसे दो सिद्धांत दिए हैं और आज जो है उनका जो एक सिद्धांत है वो आज हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं और दूसरा जो सिद्धांत होगा वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज टीएस इलियट का जो है निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है आज हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस सिद्धांत में टीएस इलियट ने क्या क्या बताया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इकाई 3 चल रही है और भाग जो है हमारा 20A चल रहा है और इसका बी पार्ट जो होगा वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम ज्योति है और डेली आप लोगों को 12 बजे क्लास टाइम पर लगाने यहाँ आना है। ठीक है, तो मेरी क्लास जो है वो कितने बजे होती है दोस्तों? 12 बजे होती है। तो 12 बजे एग्जैक्ट पहुँच जाओ ताकि हम लोग अच्छे से जल्दी से क्लास शुरू कर सके। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको यूजीसी की द्वारा जो भी अपडेट्स है वो सारी यहाँ फिलर फॉर्म में मिले। ठीक है, तो फिलर फॉर्म आपको सब कुछ जो है सामने ही यहाँ पर दे देगा, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपको ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में जीके भी आएगा स्टूडेंट्स और पेपर 1 में जो है 10 जो यूनिट्स है वो आएगी। तो उसके लिए जीके की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ 9 बजे की क्लास मिल रही है और जो पेपर 1 है उसमें 10 यूनिट्स है तो वहाँ आपको 2 क्लासेस मिल रही है, एक 11 बजे की और एक 2 बजे की। तो आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है कि फर्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब बात आते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो हमारा पेपर 2 होता है। पेपर 2 की प्रिपरेशन मैं यहाँ करवा रही हूँ, रोज रेगुलर आपके लोगों के साथ 12 बजे मिल रही हूँ और आपको धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, बाकी जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपके नोन जो भी होंगे तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली मैं हिंदी स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ तो उनके लिए इतना सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐप की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाकर आप फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन डाउनलोड की करेंगे और वहाँ से इंस्टॉल करके आपको जो है उसमें बहुत सारा कुछ मिल रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 का आपको फ्री नोट्स वहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस तो आपकी चल ही रही है। 5000 MCQs एंड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल 100% ऑफ है, आपको 1 रुपये भी पेड नहीं करना। तो सो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हम सिलेबस की ओर। तो सिलेबस पे ध्यान रखते हैं कि हमारी इकाई 3 चल रही है दोस्तों और इकाई 3 में हम लोग साहित्य शास्त्र में जो भारतीय काव्य शास्त्र था यहाँ तक ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन किया था, संप्रदाय किए, रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय किया, रस निष्पत्ति किया, साधारणीकरण किया, शब्द शक्ति किया, काव्य गुण किया और काव्य दोष किया।
तो ये सारा हम कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है ये क्लास अटेंड नहीं की थी, लाइव जो क्लासेस हुई थी वो अटेंड नहीं की थी, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी प्रीवियस हमारी जो भी क्लासेस हुई हैं उन्हें अटेंड करें, ताकि वो भी जो है इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सके। ठीक है, तो आप भारतीय काव्य शास्त्र पूरा का पूरा कर लेंगे, बाकी अकॉर्डिंगली जो ये क्लास लग रही है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आप अटेंड करो साथ साथ, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है अगर अभी कवर अप कर लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करूं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो हम लोगों ने प्लेटो का सिद्धांत कर लिया है, काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विरेचन और विरेचन सिद्धांत जो है हमने कर लिया था, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत कर लिया, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी जो कि हमारा कल का विषय था और हमने वो कल कंप्लीट किया था। यस दोस्तों, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टीएस इलियट का जो है निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो आज हम पढ़ेंगे। और कल का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा परंपरा की अवधारणा। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। तो परंपरा की अवधारणा कह लें या परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत कह लें, कुछ भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, फिर हमारा सिर्फ इतना सा रह जाएगा और हम लोगों का ये जो इकाई 3 है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये है हमारा आज का पाठ्यक्रम। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम टीएस इलियट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो उन्होंने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, निर्व्यक्तिकता की जो सिद्धांत की मान्यताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इलियट ने क्या उदाहरण दिया है वो समझेंगे, इलियट के अनुसार जो निर्व्यक्तिकता का जो 2 रूप बताए हैं वो पढ़ेंगे, इलियट के कविता के जो 3 स्वर बताए हैं वो पढ़ेंगे, निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे और उसके महत्व और मूल्यांकन करके समझेंगे। तो ये सारा का सारा आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें आपका कोई भी पार्ट छूटा नहीं है। तो दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है और आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए, तो जैसा कि हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आज टीएस इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा टीएस इलियट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे अगर, तो टीएस इलियट की बात कर रही हूँ। टीएस इलियट का जो काव्य सिद्धांत है, इलियट की समीक्षा के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों पर अपने विचार को व्यक्त किया उन्होंने। यहाँ हम उनके द्वारा जो अभिव्यक्त समीक्षा के 3 पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। तो ये 3 जो है उनके सिद्धांत है, कौन से हैं? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत है जिसको समीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और तीसरा है परंपरा की अवधारणा वाला सिद्धांत या परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, तो इसे ऐसे भी कहते हैं। तो ये 3 सिद्धांत हैं मेनली, लेकिन जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो हमारे ये 2 सिद्धांत है जिन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये सिद्धांत हमने जो है अगली क्लास में कंप्लीट करना है। तो आज हम निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत वस्तुनिष्ठ के साथ ही सिद्धांत के साथ ही पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं टीएस इलियट की। तो टीएस इलियट की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, टीएस इलियट की अगर हम बात करें तो टीएस इलियट का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में पूरा नाम दिख रहा है उनका, थॉमस ट्रेंस इलियट। ठीक है, तो थॉमस ट्रेंस इलियट जो उनका पूरा नाम है, ठीक है, उनके बारे में अगर बताएं तो उनका जन्म कब का माना जाता है? तो उनके जन्म की अगर बात करें तो 1888 में उनका जन्म माना जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए सभी के सभी कि जो थॉमस ट्रेंस इलियट है उनका जन्म जो है 1888 का माना जाता है और उनकी जो मृत्यु का समय है वो 1965 का माना जाता है। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ये इनका जन्म और मृत्यु का समय माना जाता है दोस्तों। और इनका जो जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान जो है अमेरिका है। तो इनका जन्म स्थान क्या है? अमेरिका।
ठीक है दोस्तों, अमेरिका इनका जन्म स्थान है। और अगर थोड़ा सा इनके बारे में और जाना जाए तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला ये भी पूछ लेते हैं कि इलियट को, थॉमस टी.एस. इलियट को जो है किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो उनकी जो पुस्तक थी उसके लिए उन्हें जो पुरस्कार दिया गया था वो थी दी वेस्टलैंड। दी वेस्टलैंड के लिए दोस्तों उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल उन्हें पुरस्कार मिला था किसके लिए? दी वेस्टलैंड के लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा याद कर लो, ये उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हम उनकी जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उसकी बात करते हैं कि उनकी क्या क्या रचनाएं रही। तो अगर देखें तो उनकी पहली रचना यहाँ पे देखो रचना दे रखी है 1920 में उनकी रचना थी द स्केयर्ड वुड उनकी जो है रचना थी। दूसरी बुक की बात करें तो होमेज टू जॉन ड्राइडन जो है 1924 में बनी थी, वो रचना थी उनकी। उसके बाद द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये 1933 में बनाई थी उन्होंने। उसके बाद है सिलेक्टेड ऐसे जो उन्होंने 1934 में बनाई थी, और 1936 में उन्होंने ऐसे एशियंट एंड मॉडर्न जो थी ये बनाई थी। तो ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो टी.एस. इलियट की है। तो आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, वरना इसे याद कर लीजिए। अब बात करते हैं, ये तो बात थी टी.एस. इलियट की कि टी.एस. इलियट का जन्म जो है 1888 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1965 में हुई थी। उनका जन्म स्थान अमेरिका है और उनको नोबेल से जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो रचना जो उन्होंने 1948 में रचना लिखी थी द वेस्टलैंड, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और बाकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। लेकिन अब बात करते हैं हम उनके सिद्धांत की, कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसकी बात करते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया। ठीक है, तो निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो हमें क्या समझाता है, क्या बताता है। तो दोस्तों इलियट के अनुसार अगर हम देखें, इलियट के अनुसार देखें तो उन्होंने निर्व्यक्तिकता का जो अर्थ बताया है वो बताया है कि कवि के व्यक्तिगत भावों को विशेषता का सामान्यकरण। तो यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति के भाव होते हैं उनको विशेषता का सामान्यकरण, उनका सामान्यकरण की बात की गई है। सीधी सी बात कहूँ, देखो निर्व्यक्तिकता का जो है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है। तो अगर देखा जाए तो व्यक्तिकता का सिद्धांत की अगर चर्चा की जाए तो व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या होता है, जहां पर क्या होता है, एक व्यक्तिकता की प्रवृत्ति होती है कि कोई भी कवि है। देखो बात हम किसकी कर रहे हैं, काव्य की कर रहे हैं। इतना तो सभी को पता है कि हम ये सिद्धांतों की जो चर्चा कर रहे हैं वो काव्य के लिए ही की जा रही है, काव्य की बात की जा रही। तो यहाँ पर काव्य जो है उसमें जब कोई भी कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो विचार अलग अलग होते हैं। शायद ऐसा होता है कि वो विचार उनके व्यक्तिगत हो, वो अपनी व्यक्तिगत विचारों को जो है बताता है, और शायद ऐसा हो कि वो अपने जो है व्यक्तिगत विचारों को ना बताते हुए संसार की जो भी संसार में जो भी प्रॉब्लम्स है या समस्याएं हैं उन सब चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर कवि ने उनके व्यक्तिगत भावों को विशेषतर का सामान्यकरण कहा है, पर फिर भी हमें निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिए, इलियट ने कविता में बढ़ती हुई जो व्यक्तिकता की प्रवृत्ति है उसका विरोध किया। ठीक है, अब जब आप निर्व्यक्तिकता के बारे में समझोगे तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि व्यक्तिकतावाद क्या है या व्यक्तिवाद क्या है। ठीक है, वो समझना जरूरी। तो वो यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी कविता की रचना करता है और वो उस कविता में अपने विचारों को डालता है, कभी कभी होता है ना, अपने बारे में ही बता रहा है, अपने दुख के बारे में ही बता रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ही जीवन के बारे में या अपनी भावनाओं को मैं कहूँ बाहर निकालने के लिए वो कविता का सहारा ले रहा है, और कविता में वो अपनी भावनाओं को उमड़ उमड़ कर डाल रहा है, लेकिन उसे किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसे अपना ही दुख इतना बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, व्यक्तिकतावाद है। और यहां पर इलियट क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे टीएस इलियट क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगतावादी जो प्रवृत्ति है, मतलब जो व्यक्तिगता का वो अपना पूरा भर भर कर कविता में डाल देता है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुख, अपनी उन चीज़ों के बारे में चर्चा करो और उससे जो है पूरी कविताएं लिखो, नहीं होना चाहिए ऐसे। अब वो क्या कह रहे हैं, तो कला को उन्होंने निर्व्यक्तिकता को घोषित कर दिया। उन्होंने कला को क्या घोषित, यहाँ पे निर्व्यक्तिकता घोषित करके कवि को काव्य की स्वतंत्र अवधारणा के लिए माध्यम मात्र स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कवि जो है अगर वो एक काव्य लिखता है तो उसे काव्य को स्वतंत्र रूप से लिखना चाहिए। तो कवि जब वो काव्य लिख रहा है तो वो तो केवल एक माध्यम है, वो सिर्फ एक माध्यम है कि वो लिख रहा है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व जो उसके हित हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, सिर्फ अपने भावों का वर्णन ही नहीं करना। कविता में अपने भावों का ही वर्णन, अपने भावों का ही प्रयोग नहीं करना, उससे संसार के जो चीजें हैं उन्हें भी दर्शाना है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि वो अपनी जो कविता में जो भी विचार प्रस्तुत कर रहा है वो व्यक्तिगत ना होते हुए निर्व्यक्तिकतावाद वाले हो। ठीक है, उसमें निर्व्यक्तिकता हो, उसमें व्यक्तित्व भाव ना हो, उसके खुद के भाव ना हो, बल्कि अपने दुख को भी संसार का दुख समझकर या संसार के दुखों को अपना दुख समझकर वो उसे जो है एक काव्य में डालकर लोगों के सामने पेश करे। ठीक है, समझ आ गया निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। व्यक्तिकता का मैंने आपको निर्व्यक्तिकता से व्यक्तिकता बताया। तो व्यक्तिकता क्या है कि जब हम अपने दुखों को, अपनी चीजों को ही वहां प्रस्तुत करें, लेकिन इलियट इसका पूरा विरोध करे। इलियट कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संसार का दुख है वही हमारा दुख है। सब कुछ जो हमारे साथ पीड़ा हो रही है या हमारे साथ अत्याचार हो रहा है वो संसार के साथ भी हो रहा है। तो संसार के दुख को वो अपना दुख मानकर कविता का एक संचार कर रहे हैं, कविता लिखने की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होनी चाहिए, कविता निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत होना चाहिए, निर्व्यक्तिकता उसमें होनी चाहिए काव्य में। ठीक है, अब आगे चलें। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं आपको निर्व्यक्तिकता जो है वो समझा रही हूं तो वो क्या है। अब आ जाओ निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की मान्यताएं। अब क्या मान्यताएं हैं उन्हें पढ़ना जरूरी है कि किन चीजों के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई निर्व्यक्तिकता सिद्धांत जो है ये है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास लेकर आई हूं मैं तुम्हारे पास कि क्या हो सकता है। सबसे पहले कवि जो है वो वैज्ञानिक के समान ही निर्व्यक्तिकता के बाद और वस्तुनिष्ठ होता है और कला निर्व्यक्तिकता होती है। कैसे वो बता रहा है, अब इसने वैज्ञानिक तरीके से कैसे बोल दिया। ठीक है, अब वैज्ञानिक तरीके से इस तरीके से बोल दिया है कि समाज का अधिकार होता है ना, समाज का क्या है, समाज का अधिकार है। अब एक व्यक्ति है और वो क्या है, सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचता है। ठीक है, मैंने यही तो बताया आपको निर्व्यक्तिकतावाद में कि वो अपने सिर्फ व्यक्तिगत हित के बारे में सोचता है। लेकिन नहीं, विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक अगर कोई भी किसी चीज का आविष्कार करता है, कोई वैज्ञानिक है और वो किसी चीज का आविष्कार करता है, मान लो बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, फैन जो है वो चलाना बताया, ठीक है, लाइट जो है उसकी कैसे लाइट जो है वो होगी चलाना सिखाया। तो वैज्ञानिक क्या कर रहा है, वैज्ञानिक क्या कर रहा है, क्या वो सिर्फ अपने लिए लाइट खोली है उसने, नहीं ना। क्या उसने अपने हित के लिए किया है, नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, जो भी उसने आविष्कार किए हैं वे सबके लिए हितकारी है, वो सार्वभौमिक है ना, मतलब वो सबके लिए है, सार्वजनिक है, वो सबके लिए, सभी पब्लिक जो है, पूरी की पूरी पब्लिक जो है उसका आनंद उठा रही है, उन चीजों का आनंद उठा रही है जो वैज्ञानिक ने की है। यहां पर इलियट जो है वैज्ञानिक तौर से क्यों बताना चाह रहा है, क्योंकि वो बताता है कि जिस तरीके से वैज्ञानिक जो होता है वो अपने हित के बारे में ना सोचते हुए सभी के हितों के, सर्व जो हित होता है उनके बारे में सोचता है, उसी तरीके से एक कवि, जो एक कवि है वो जब काव्य की रचना करता है तो उसे वो अपने दुख के बारे में ना सोचकर सर्व जो दुख है या सर्व जो सुख है उन सब के बारे में सोचकर, मतलब निर्व्यक्तिकता के बारे में सोचकर जो है वो काव्य की रचना करेगा, तभी वो एक कला जो होगी वो निर्व्यक्तिकता होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आई होप। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट,
कला जो है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कला होगी वो व्यक्तित्व जो होता है, हम लोग अगर किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारी भी तो एक व्यक्तित्व उसमें झलक रही है, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो यहाँ पर व्यक्तित्व का जो अभिव्यक्ति नहीं करता, तो यहाँ पर कला जो है अभिव्यक्ति की व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति वो नहीं कर कर बल्कि उसे क्या करता है, पलायन करता है। पलायन यहाँ पे क्या है, दूर जाना। अब कैसे कैसे पलायन करता है, यहाँ पर किस चीज से पलायन, कला में व्यक्तित्व से पलायन करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कला, अगर हमारे अंदर कविता लिखने की कला है तो सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व से दूर जाना पड़ेगा। मतलब अपने बारे में नहीं सोचना ना, निर्व्यक्तिकता की बात की जा रही है, अपने बारे में नहीं सोचना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि कला व्यक्तित्व जो हमारी, हम कलाकार हैं, हम कविता लिख रहे हैं, तो हमें अपने व्यक्तित्व हित से क्या करना है, पलायन करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तभी हम जो है एक अच्छे काव्य की रचना कर पाएंगे, ठीक है। दूसरों के हितों के बारे में सोच पाएंगे जब हम अपने व्यक्तित्व से दूर चले जाएंगे। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट है निर्व्यक्तिकता का अर्थ बताया। कवि के व्यक्तित्व भावों की विशेषता का सामान्यकरण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कवि के जो व्यक्तिगत भाव है, अब क्या हो रहा है, हमारे जो व्यक्तिगत भाव है, मैंने कहा ना जो दुख हमें है, अगर हम उस दुख को अपना ना मानकर सर्व माने कि सबका दुख वही है, तब हम कविता की अगर संरचना करें तो कविता जो है वो सबका हित करेगी, है ना। अगर मैं उसमें कुछ ऐसी वीरता वाली कविता लिख दूं तो वो वीरता रस जो मेरे भीतर है वो तुम सबके भीतर भी जाग जाएगा। तो वो क्या है, व्यक्तिगत भावों की विशेषता का सामान्यकरण हो जाएगा। और सामान्यकरण और साधारणीकरण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोगों ने रस निष्पत्ति की अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए, उसमें रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की। तो अगर साधारणीकरण की वीडियो नहीं देखी है तो देखिए उसे, कि कैसे उसमें दोनों के कवि और जो उस काव्य को पढ़ रहा है उनके भाव, जब दोनों के भाव मिल जाते हैं तो कैसे साधारणीकरण होता है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भाव ही तो मिल रहे हैं दोनों के। कवि जो है वो अपने भावों को ज्यादा ना मानते हुए दूसरे के भावों को भी अपना मानेगा। तो वो क्या है, यहाँ पर व्यक्तित्व भाव है उसके, वो व्यक्तित्व भाव उसके खुद के हैं, लेकिन उनका क्या हो जाता है, दूसरों के भावों के साथ सामान्यकरण हो जाता है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, कवि की व्यक्तित्व भाव का सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं। मेरी बात क्लियर हो ही गई है, आई होप। मैंने बार बार इस चीज पे जोर दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि जो व्यक्तित्व उसके खुद के जो भाव हैं वो जब खुद का दुख ना रहते हुए जब वो सोचता है कि सबका, संसार का ये दुख है और फिर वो काव्य संरचना करता है, तो वो क्या हो जाता है, सार्वभौम भाव हो जाता है, सबका भाव हो जाता है, ठीक है। और यही तो इलियट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि निर्व्यक्तिकता हो, मतलब खुद की व्यक्तिकता ना होते हुए निर्व्यक्तिकता हो, मतलब सबका हो, ठीक है, सबका हित हो उससे। अब आगे चलते हैं, ये तो कुछ पॉइंट थे, 4 पॉइंट। अब आगे चलते हैं और पॉइंट्स कवर करते हैं। तो अब आ जाओ 5वें पॉइंट में, कि 5वें पॉइंट पे क्या कहते हैं। निर्व्यक्तिकता के 2 रूपों के बारे में बताया उन्होंने। एक उन्होंने बोला है प्राकृतिक जो निर्व्यक्तिकता होती है, और दूसरी उन्होंने बोला विशिष्ट निर्व्यक्तिकता होती है। तो अब प्राकृतिक क्या है और विशिष्ट क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आगे बताऊंगी आपको। अब छठा पॉइंट हमारा क्या है, काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। तो काव्य का कवि के साथ कोई संबंध है नहीं, किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि वो इसमें अपने व्यक्तिगत हित नहीं लिखेगा, ठीक है। क्या लिखेगा, संसार का ही सुख, जो संसार के सुख दुख है उनका वर्णन करेगा। जो सुख दुख अपने तो हैं ही है लेकिन संसार के भी हों, उन्हीं का वर्णन करेगा। तो यहाँ पर उसका कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कवि की बात करें अगर, तो कवि और कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं। तो कवि भी प्रभावित होता है और जो उसने रचना कर रखी है वो पढ़ने वाला भी प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब किसी कवि ने कविता लिखी है और वो कविता बहुत अच्छी है,
तो हम जब उस कविता को पढ़ते हैं तो हम भी प्रभावित हो जाते हैं ना, क्योंकि उसका दुख हमें दुख लगने लग जाता है, या उसका सुख हमें अपना सुख लगने लग जाता है। तो दोनों के बीच में सामान्यीकरण हो रहा है, साधारणीकरण हो रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पर कवि और कलाकार जो है या कलाकृति जो है, दोनों में परस्पर क्या होता है, दोनों ही परस्पर प्रभावित होते हैं। आगे 8वां पॉइंट क्या है, कविता के 3 स्वर बताए गए हैं और इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। 3 स्वर जो बता रखे हैं यहाँ पर, उसमें से श्रेष्ठ काव्य में 3 विशेषता होती है। मतलब अगर आपको सुंदर काव्य चाहिए, अगर आपको सर्वश्रेष्ठ काव्य चाहिए, अगर अच्छा काव्य चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये 3 स्वर उसके भीतर होने चाहिए। कौन कह रहे हैं? इलियट कह रहे हैं। इलियट कह रहे हैं कि ये 3 स्वर जो हैं वो उसके भीतर होने चाहिए। अगर ये उसके भीतर होंगे तो वो काव्य जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ काव्य कहलाएगा। ठीक है, अभी ये 3 स्वर भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, कौन से स्वरों की बात की जा रही है, और प्राकृतिक और जो विशेष निर्व्यक्तिकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं जरा हम। तो बच्चों, इस सिद्धांत में प्रमुख बातें जो निम्न बिंदुओं के व्यक्त की गई जा सकती है वो क्या है। सबसे पहली चीज, पहला है कि इलियट जो है एजरा पाउंड है, जो एजरा पॉइंट, ठीक है, एजरा पॉइंट से विशेष जो है प्रभावित थे। तो सबसे ज्यादा इलियट जो है इनसे प्रभावित थे, और एजरा जो पॉइंट है उनकी मान्यता ये थी कि कवि जो है वो वैज्ञानिक के समान ही निर्व्यक्तिकता और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, मतलब यहां पर उन्होंने वैज्ञानिक के साथ किया, और मैंने पीछे आपको कंफर्म कर दिया, अच्छे से बता दिया कि वैज्ञानिक के साथ क्यों कहा, क्योंकि वैज्ञानिक जो होता है वो अपने हित के लिए किसी चीज का आविष्कार नहीं करता, बल्कि सबके हित के लिए उस चीज का आविष्कार करता है। चाहे उसने बल्ब का आविष्कार किया, चाहे उसने बिजली का किया, चाहे उसने जो है किसी और चीज का किया, पर जो भी वो आविष्कार करता है वो सबके लिए होता है और सब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से निर्व्यक्तिकता की हमारे भीतर होनी चाहिए, ताकि हम जो है अगर काव्य की संरचना कर रहे हैं या कोई भी कलाकृति कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने बारे में ना सोचते हुए सर्व जो सब है, सब के बारे में सोचते हुए उस काम को करें। उनका कार्य जो है वो आत्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, आत्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इलियट जो है अनेकता को एकता में बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, अनेकता नहीं होनी चाहिए कि जो है सब अपना अपना करें या सब अपना अपना चाहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर किसी एक ने भी किया तो उससे सबका फायदा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो अनेकता को एकता में बांधने की बात यहाँ पर की है इलियट ने, जो व्यक्तिकता की विरोधी है। और ये क्या है, व्यक्तिकता की विरोधी है। तो मैंने आपको बताया है व्यक्तिकता मतलब सब अपना हित, और निर्व्यक्तिकता उसका विरोधी है, उसको कहेंगे कि सबका हित। ठीक है, जैसे होता है ना प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट मतलब अपना प्राइवेट चीज, ठीक है, और पब्लिक मतलब सबका। तो यहां पर वो बोल रहे हैं प्राइवेट नहीं रहना है, बल्कि क्या करना है, पब्लिक करना है। तो व्यक्तिकता को नहीं सीधा इंपॉर्टेंस दी, बल्कि किसको दिया, निर्व्यक्तिकता को इंपॉर्टेंस दिया। साहित्य के जो जीवंत विकास है उसके लिए वे परंपरा का योग जो है वो स्वीकार करते हैं, और इसीलिए उन्होंने आत्मनिष्ठ तत्व में निरंतर होकर वस्तुनिष्ठ तत्व का प्रमुख जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने आत्मनिष्ठ तत्व को निरंतर करने के लिए या निरंतर होकर वस्तुनिष्ठ तत्व को प्रमुखता दी है, कि सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं देखना है, सबका देखना है। वस्तु सब संसार जगत जो है उसको भी हमने यहाँ पर देखना है, वस्तु जगत को भी यहाँ देखना है, मतलब संसार को भी यहाँ देखना है, उसकी बात की है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको जो है क्लियर हो रहा होगा कि क्या मैं आपको समझा रही हूँ, और बहुत इजी है, कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। आगे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। तो इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को भी महत्व दिया है, तो वस्तुनिष्ठ जो साहित्य है उसको महत्व दिया। कला को उन्होंने निर्व्यक्तिकता घोषित किया, और कला को उन्होंने क्या बताया, निर्व्यक्तिकता घोषित किया है। इलियट का प्रारंभिक विचार था कि कविता जो है वो उत्पन्न नहीं की जाती, कोई भी कविता है वो उत्पन्न नहीं की जाती, अपितु उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती कैसे, कि हम अपने मनोभावों में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जब वो बाहर निकाल देते हैं, उत्पन्न कर जाते हैं, तो वो उत्पन्न जब हो जाती है तो वो हमारे काव्य में झलकने लग जाती है। तो किंतु बाद में उन्होंने अपने इस विचार को बदलते हुए कहा, बाद में उन्होंने अपने विचारों को बदल डाला,
और कहा कि मैं उस समय अपनी बात ठीक ढंग से व्यक्त ना कर सकता था। तो वो कहते हैं कि मैं जिस बात को कहना चाहता था, पर मैंने उस बात को उस तरीके से ना कहते हुए, मतलब मैं उसको सही तरीके से आप लोगों के सामने नहीं रख पाया। ठीक है, तो यहाँ पर इलियट बता रहे, तो बट यहाँ पर उन्होंने निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत बताया है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखो, इलियट ने जो है एक उदाहरण भी दिया है, और उदाहरण के माध्यम से जो इलियट है वो समझाना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब वो उदाहरण के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो वो पढ़ने वाली चीज है। उदाहरण की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें, लेकिन एक चीज है कि जो इलियट है, इलियट ने बात जो कही थी कि कला में अभिव्यक्त भाव निर्व्यक्तिक तो होते हैं, और कवि अपनी की कृति के प्रति जो है समर्पित किए बगैर निर्व्यक्तिकता हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि वो अपने उसके प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। और कविता जो है वो क्या करती है, मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है वरन उसके पलायन है। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। और वह व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है वरन व्यक्तित्व से ही पलायन है। तो ये सारी जो लाइंस है, अगर इनमें से कोई भी लाइन, देखो सीधी सी बात है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है वो इलियट ने दिया, तो अपने माइंड में ये चीज तो पहले सेट कर लो। अगर आपको इनमें से क्योंकि आ जाता है, यूजीसी में पूछ लेते, तो अगर आपको इसमें से लाइंस आ जाती है कि निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसमें से, या वो शब्द आ जाता है, या ये जो मैंने लाइनें बोली है वो आ जाती हैं, तो आप समझ जाना कि ये इलियट की लाइंस है और इलियट ने कही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस थी, इस वजह से मैंने बता दिया। अब उदाहरण की ओर चलते हैं कि उदाहरण क्या बता रहे थे इलियट। तो उदाहरण की बात करते हैं, तो वे कवि के मन को प्लैटिनियम के टुकड़े के समान बताते हैं। अब क्यों बताते हैं प्लैटिनियम के टुकड़े के समान, तो वो भी देख लेंगे। वे कहते हैं कि यदि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से भरे कमरे में आप प्लैटिनियम का एक टुकड़ा जो है वो डाल दें, तो दोनों सल्फर एसिड में बदल जाएंगे। जाहिर सी बात है, एसिड में बदल जाएंगे और प्लैटिनियम जो है निर्विकार रहेगा। इस प्रक्रिया में वह स्वयं प्रभावित नहीं होगा, बल्कि कलाकार का मन जो है वो प्लैटिनियम के टुकड़े की भांति है। अब आप तो बोलोगे कि मैम कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज इजी कर दो। तो यार मैम का काम क्या है? मैम का काम ही ये है कि आपकी हार्ड चीजों को इजी करना। अब समझो इलियट ने क्यों उदाहरण दिया इस चीज का। इलियट क्या कहना चाहते हैं बच्चों, इलियट ने जो है प्लैटिनियम के टुकड़े के समान कहा है, और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि प्लैटिनियम के टुकड़े के साथ उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है, और प्लैटिनियम के टुकड़े को जो है मन बताया है। किसका मन? कलाकार का मन। जो कलाकार का मन जो होता है वो बताया है यहाँ पर। और वो कहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो उन्हें भरे कमरे में अगर आप रखते हो तो क्या होता है, सल्फर एसिड में वो बदल जाते हैं। मतलब वो दोनों तो सल्फर एसिड में बदल जाते हैं, लेकिन जो प्लैटिनियम का टुकड़ा था, ठीक है, जो प्लैटिनियम का टुकड़ा था वो जो है उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही रहा। उसी तरीके से जो कवि का मन है, या कवि का जो मन है वो क्या होता है, वो कवि जो कितनी भी कविता की रचना कर दे, मतलब जो कवि है वो कितनी भी कविता की रचना कर दे, चाहे सुख भरी कविता हो उसकी, चाहे उसमें दुखों का वर्णन कर दे, चाहे उसमें उन्माद हो, चाहे उसमें जो है उत्सुकता हो, चाहे उसमें वीरता हो, चाहे उसकी कविता कैसी भी है, चाहे उसकी रचना कैसी भी है, पर उसका जो मन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा है ना कि ऑक्सीजन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी बदल जाता है, वो भी सल्फर एसिड बन जाता है, लेकिन प्लैटिनियम के टुकड़े को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार अगर जो कवि है वो अपने सुख को, दुख को, किसी भी चीज को प्रकट करेगा, किसी भी चीज को बताएगा, तो भी उसका जो मन है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे हम आलोचना में पढ़ेंगे कि कैसे जो है इस चीज का भी विरोध किया गया और इसकी आलोचना की गई इस उदाहरण की, और जो है फिर उन्होंने किस तरीके से उसे व्यक्त किया है। ठीक है, बट अभी जो है जो इलियट ने उदाहरण दिया है वो यही है कि उन्होंने इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया है यहाँ पर। ठीक है, कि कविता रचना कितनी भी कर ले कवि, लेकिन उसका मन जो है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, बिल्कुल प्लैटिनियम के टुकड़े की तरह, उसे कुछ भी होने वाला नहीं है। आई होप आपको ये उदाहरण से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम
कि जो निर्व्यक्तिकता का है इसमें उन्होंने 2 रूप बताए हैं। तो पीछे हम लोगों ने पढ़े थे ना, पॉइंट्स पढ़े थे उसमें, तो वो पॉइंट्स क्या थे? एक तो था प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता और दूसरा था विशिष्ट निर्व्यक्तिकता। अब ये है क्या, क्या है ये, इसमें क्या बताया गया है, तो वो समझो क्या बताया है इसमें। अगर हम प्राकृतिक जो है निर्व्यक्तिकता की बात करें तो ये प्रमुख जो है शिल्पी होती है, शिल्पी या कलाकार से संबंध होती है या संबंधित होती है, जबकि जो विशिष्ट निर्व्यक्तिकता होती है ये प्रौढ़ कलाकारों द्वारा जो है उपलब्ध की जाती है। ठीक है, अब क्या है इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता क्या होती है। तो प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता उस कवि की होती है, उस कवि की होती है जो केवल कुशल है, कुशल शिल्पी होता है। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर ही ये जो है कला होती है। जैसे कि प्राकृतिक मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक मतलब आप लोगों को मैंने प्रतिभा पढ़ाया था ना। प्रतिभा क्या था? हमारे संस्कारों में था, शुरू से ही हमारे अंदर गुण था। तो उसी तरीके से क्या है, प्राकृतिक की बात की जा रही है, मतलब प्रतिभा की बात की जा रही है। जो कुशल शिल्पी है, मतलब जो पहले से ही हमें जो है हमारे अंदर गुण है, कविता लिखने का, काव्य लिखने का गुण है, वो क्या है? प्राकृतिक जो है निर्व्यक्तिकता है। हम प्राकृतिक शुरू से ही ऐसे हैं कि हम अपने व्यक्तित्व की चर्चा करते ही नहीं है, बल्कि सबके हितों की, सबके उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, निर्व्यक्तिकता हमारे अंदर पहले से ही है, प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, ये होगी प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता। दूसरा आ जाता है विशेष निर्व्यक्तिकता। अब विशिष्ट निर्व्यक्तिकता क्या है और ये किसके भीतर होती है? तो बता दिया उसने आपको कि ये प्रौढ़ कलाकारों द्वारा उपलब्ध की जाती है, मतलब ये हम ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं। याद है ना आपको, प्रतिभा तो था ही था, और भी क्या था? एक था अभ्यास था। ठीक है, तो अभ्यास से जो है एक उत्पत्ति होती, फिर अभ्यास। तो इस तरीके से मतलब हमारे अंदर हम जो है उत्पन्न करेंगे ना किसी चीज़ को, कि हमारे अंदर ज्ञान अर्जित करेंगे, और ज्ञान अर्जित करके और फिर हम उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके फिर हम उस चीज़ का अभ्यास करेंगे, तो हम उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे विशेष निर्व्यक्तिकता बता रखा है कि विशेष निर्व्यक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कृष्ट और व्यक्तित्व अनुभव के माध्यम से, मतलब जो उसको जीवन में अनुभव हुए हैं उसके माध्यम से सामान्य सत्य को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। ठीक है, जो भी सत्य हो उसे दिखाता है। मैंने कहा ना कि वो करेगा, सब चीजों को बताएगा। निर्व्यक्तिकता तो है ही है ना, यहाँ पे व्यक्तित्व तो दोनों में से किसी में भी नहीं है, लेकिन निर्व्यक्तिकता यहाँ पर सब दोनों में है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करे, एक विशेष उसके अनुभव जो होते हैं उसके जीवन में, उसको भी, और जो संसार में हो रहा है उनको जो है सत्य, मतलब यथार्थ जो है अभिव्यक्ति करने के लिए समर्थ बनाता है अपने आप को। वो सिर्फ काम कौन करता है? एक प्रौढ़ कलाकार ही करता है। तो यहाँ पर विशेष निर्व्यक्तिकता जो है वो प्रौढ़ कवि से ली गई है, और जो प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कवि से ली गई है जो पैदाइशी, जिसके अंदर प्रतिभा है। ठीक है, आई होप मैंने आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। अब आगे चलते हैं, स्वर भी पढ़ने हम लोगों ने ना। आ जाओ स्वर पढ़ते हैं अब कि स्वर क्या बताए गए हैं। तो इलियट ने जो स्वर बताए हैं, तो इलियट ने कविता के 3 स्वर बताए हैं। कितने स्वर बताए हैं इलियट ने? 3 स्वर बताए हैं। तो प्रश्न बन सकता है इसमें से। ठीक है, 3 स्वर बताए हैं, और ये 3 स्वरों की जो व्याख्या है वे भी करते हैं। तो पहला आता है प्रथम स्वर, दूसरा आता है द्वितीय स्वर, और तीसरा आता है तृतीय स्वर। अब प्रथम स्वर क्या है तो ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है। कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई डाउट है तो कोई चक्कर नहीं है, अभी बोल दीजिए ताकि अभी बता दूं, आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, प्रथम स्वर। तो प्रथम स्वर कौन सा होता है? इलियट ने क्या बताया? प्रथम स्वर में कवि जो है वो अन्य की नहीं, स्वयं की बातें करता है। अन्य मतलब किसी की नहीं, संसार के किसी की बातें नहीं करता, वो सिर्फ व्यक्तिगत बातें करता है। अपनी बातें करना मतलब व्यक्तिगत बातें करना। ठीक है, तो प्रथम स्वर में क्या है, व्यक्तिगत बातें करता है। इस स्वर में कवि जो है उसका लक्ष्य अपने बाहर से छुटकारा पाना होता है। अच्छा, बाहर नहीं, अपने जो है
अपने भार से आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाहर नहीं, भार, ठीक है। अपने भार से जो है छुटकारा पाना होता है, क्योंकि बिना कहे वह रह नहीं सकता। तो जैसे मान लो कि कोई कवि है और उसके मन के अंदर बहुत सारे भाव है और उसे अपनी भावनाओं को शेयर करना है, तो वो अपने भावनाओं को कैसे शेयर करेगा? कविता के माध्यम से। जैसे बहुत सारे ऐसे कवि है ना जो क्या करते हैं, अपनी नायिका जो होती है, मतलब जो अपनी उनकी प्रेमिका जो होती है उसके बारे में बताना चाहते हैं, अब उसे नहीं बता पा रहे हैं या उसे जो है उसको नहीं कुछ कह पा रहे, तो वो क्या करते हैं, कविता रच देते हैं, ठीक है, कविता रच देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने भावों को जो है अपनी, वो तो उसकी व्यक्तिगत बात होगी ना, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत बात भी बोल रहा है और अपने भावों को वो प्रकट भी कर रहा है, क्योंकि उसके जो दिल में भरा हुआ है, जो बातें उसके अपनी प्रेमिका के लिए भरी हुई है, वो उन्हें बाहर निकालना चाहता है, अपने भार को कम करना चाहता है, इसलिए वो कविता का सहारा लेता है और कविता में सारा लिख डालता है, और उससे उसका जो मन है, मन का जो भार है वो भी खत्म हो जाता। तो ऐसे भी कवि जो होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, या ऐसी जो कविता लिखी जाती है उसे कहते हैं प्रथम स्वर, ठीक है। प्रथम स्वर मतलब जो खुद के भीतर के भाव, व्यक्तिगत जो भाव होते हैं उनको जो प्रकट कर देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिना कहे नहीं रह सकते, इसलिए छुटकारा पाने के लिए, अपने भार को हल्का करने के लिए वो इसका सहारा, कविता का सहारा लेते हैं। अब आता है द्वितीय स्वर। अब द्वितीय स्वर में क्या है, द्वितीय स्वर में जो कवि होते हैं वो श्रोताओं से बातें करते हैं, ठीक है, श्रोताओं से बातें करता है, मतलब जो श्रोताएं हैं उनके साथ। तो कभी कभी आपने कविताएं देखी होगी जिसमें कवि आपसे प्रश्न भी कर रहा है और फिर उत्तर भी देता है, फिर प्रश्न करता है, फिर उत्तर देता है, तो इस तरीके से आपसे जो है बातें भी करता है और क्या करता है, आपके भावों को भी लेता है, फिर डालता है, लेता है, डालता है। तो इस तरीके से श्रोता जो है, जो कवि है और श्रोताओं से बातें करता है, तो इस तरीके से कवि श्रोताओं से बातें करता है। इस स्वर में क्या होता है कि कविता जो होती है वह किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए जो है सृजित की जाती है। तो क्या किया जाता है इसमें, क्या होता है, मेन उनका उद्देश्य होता है, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए। जैसे मान लो कि जो है कवि चाहता है कि जो है कोई भी टॉपिक ले लो, मान लो जैसे कि बेटी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है ना। तो जैसे ये टॉपिक है, तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वो टॉपिक है, तो क्या करेगा कवि, क्या करेगा, इस बात को दिखाना, ये उसका मेन मोटिव है। तो अब वो ऐसे ऐसे काव्य में ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे, श्रोताओं के सामने ऐसे ऐसे प्रश्नों को रखेंगे कि श्रोता मजबूर हो जाएगा उस चीज को मानने के लिए। और उसमें क्या है, सामाजिक जो उद्देश्य है कि एक तरीके से बेटी को जो है बचाने की बात भी की जा रही है और साथ ही साथ उसको पढ़ाने की बात भी की जा रही है। तो इस तरीके से वो मेन जो सामाजिक उद्देश्य है उसे भी पूरा कर लेता है। तो ऐसे जो काव्य की संरचना की जाती है वो हमारे द्वितीय स्वर में आती है, द्वितीय स्वर में, ठीक है। और तृतीय स्वर में क्या है, तृतीय स्वर में आता है कि कवि जो है वो अंतर्ध्यान होकर जो है पात्रों और चरित्रों के माध्यम से बातें करता है। अब देखो कभी कभी नाटक आपके लोगों के सामने होते हैं, नाटक में क्या है, नाटक में वो हमारे को फीलिंग्स दिखाते हैं उन लोगों की कि क्या है इसमें, नायक क्या सोच रहा है, नायिका क्या सोच रही है, वो चीजें हमें सामने पात्रों में नजर आती है, उसके माध्यम से वो बातें करता है, ठीक है, हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। जैसे कि आपने जैसे कि मान लो गोदान है ना, प्रेमचंद का गोदान है, तो उसमें क्या है, उसमें अलग अलग जो है पात्र दिखाए गए हैं और उनके माध्यम से हमें जो है सारे सीन नजर आ रहे हैं, उन पात्रों के माध्यम से हर एक चीज किसी ना किसी चीज का जो है शो करता है। अब यहाँ पर क्या है, इस स्वर के अंतर्गत जो है नाटक आते हैं, तो वही बात आ गई, नाटक आएगा इसके अंदर। तो नाटक जो है, जो भी आप नाटक देखते हो उसमें अलग अलग रोल दिए होते हैं और उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ संदेश भी देना चाहते हैं आपको। तो ये जो है तीसरा स्वर होता है। तो कवि जो है वो पहले स्वर की तरह भी जो है अपनी कविता की रचना करता है, मतलब अपने भावों को उभारने के लिए करता है। दूसरे स्वर में वो श्रोताओं से बातें करता है और उनको जो सामाजिक उद्देश्य है वो पहुंचाना चाहता है। तीसरे में वो अंतर्ध्यान होकर सिर्फ और सिर्फ जो पात्र होते हैं या जो चरित्र होते हैं उनके माध्यम से बताना चाहता है। तो यहां पर बोला इलियट ने कि द्वितीय और जो तृतीय स्वर है उनमें कवि पूर्ण सजग होकर अपने व्यक्तित्व के कृति का सुपन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी कृति की रचना करता है द्वितीय और तृतीय से, और वह व्यक्तिगत से पलायन नहीं करता, और जो उसका व्यक्तित्व होता है उससे पलायन नहीं कर रहा है, मतलब अपनी व्यक्तित्व वाला जो
भाव है उसे छोड़ता नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं की जा रही कि वो पलायन उससे नहीं करता, वरन जो है व्यक्तित्व से ही क्या करता है, निर्माण करता है। तो मतलब अपना जो उसका खुद का दुख है या खुद का सुख है वो उसने छोड़ा नहीं है, वो उसके अंदर ही है, लेकिन वो उन दुखों को सुखों को दूसरों का दुख और सुख मानकर उस काव्य की संरचना कर डालता है, ठीक है। तो पलायन भी नहीं करता लेकिन उसको लेकर वो चलता है। तो इस तरीके से तीनों बताया। और पीछे इलियट ने बताया ना कि अगर हमें एक सुंदर और श्रेष्ठ काव्य की रचना करनी है तो ये तीनों स्वर उसके भीतर होने चाहिए। कौन सा स्वर? प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर और तीसरा स्वर होना चाहिए, ठीक है। स्वर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? अब आ जाओ व्यक्तिकता, जो निर्व्यक्तिकता है उसके सिद्धांत की आलोचना। अब क्या आलोचना की गई है वो समझ लो फटाफट। तो क्या है, इलियट का जो उदाहरण दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था, भूल गए कि याद है? अभी याद है ना कौन सा उदाहरण दिया था? तो प्लेटिनियम वाला, जो प्लेटिनियम के टुकड़े वाला जो उदाहरण दिया था, जिसमें कहा था कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं भरे कमरे में अगर रखा जाए तो प्लेटिनियम का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा कि सल्फर जो होगा वो एसिड में बदल जाएगा, लेकिन जो प्लेटिनियम का टुकड़ा है उसे कुछ भी नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। उसी तरीके से उन्होंने कवि की चर्चा, कवि के बारे में बताया कि कवि अगर किसी भी कविता की संरचना करता है तो उसमें सुख दुख सारी भावनाएं होती है, लेकिन कवि के जो मन होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसके मन में कोई भी जो बदलाव है वो नहीं आता है। तो यहां पर इलियट का इस उदाहरण का क्या किया, आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लेटिनियम को जो है मन जो माध्यम बना रहता है, मन को उन्होंने माध्यम माना कि माध्यम बना रहता है। तो लोगों का मानना है, लोग क्या कहते हैं इसमें, उनकी आलोचना कर रहे हैं लोग मानते हैं, लोगों का कहना है कि मन है उसमें प्रभाव ही ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक तरीके से प्रश्न कर रहे हैं कि मन जो होता है, मन में अगर सुख है तो उसको सुख नहीं होगा, अगर दुख है तो वो दुखी नहीं होगा, तो मन में प्रभाव कैसे ना पड़े? मन में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मन है, ये तो ठहरता ही नहीं है कहीं भी, तो ये प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। तो ऐसे माध्यम के द्वारा वो क्या कहते हैं कि इलियट का जो ये उदाहरण है वे कैसा है, निषेधात्मक है। निषेधात्मक मतलब नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है, गलत जो है उन्होंने बताया हुआ है, और भावनात्मक जो है दृष्टिकोण बताकर इसकी घोर आलोचना की है कि ये भावनात्मक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अभावनात्मक, ठीक है, गलत हो गया प्रिंट, तो इसमें आएगा अभावनात्मक, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, निषेधात्मक मतलब नेगेटिव भी है और भावना नहीं है, अभावनात्मक दृष्टिकोण जो है बताकर उन्होंने इसकी घोर आलोचना की है। तो लोगों ने इनका इस उदाहरण का जो है बिल्कुल विरोध किया कि ऐसे तो होता ही नहीं है कि मन में प्रभाव ना पड़े, मन तो जो है वो प्रभावित होता ही है। अगर आप किसी भी बताओ, अगर आप खुद जो है किसी कविता को पढ़ते हो, तो कविता को जब आप पढ़ते हो तो अगर वो कविता में बहुत सुखी अच्छा चीज़ें लिखी होती तो आपको वो कविता बहुत आनंद देती है ना। अगर उसमें दुख भरी बातें लिखती है और वो आपके साथ मैच करती है तो वो जो है दुख आपको अपना दुख लगने लग जाता है। तो कैसे, मतलब वो भावनाएं तो आपको प्रभावित कर रही है ना, आपके मन को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे हम इलियट की बात को कैसे मान ले कि जो है वो हमें प्रभावित नहीं करती, मन को कुछ प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पर लोगों ने उसका घोर जो है उनकी आलोचना की है। दूसरी आलोचना क्या है कि प्लेटिनियम के जो टुकड़े की उपमा की गई है, मतलब प्लेटिनियम के टुकड़े की उपमा किसके साथ की गई है, मन के साथ की गई कि मन नहीं बदलता। किसका मन? कवि का या कलाकार का मन जो है वो नहीं बदलता। तो उसके साथ उपमा जो की गई उसका भी इन्होंने खंडन कर दिया पूरी तरीके से। कहा कि कभी जो मस्तिष्क से एक संचेतन और क्रियाशील वस्तु है उसकी जड़ पदार्थ से उपमा कतई उचित नहीं है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वहां पे प्लेटिनियम का जो टुकड़ा है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग थोड़ी ना है, नॉन लिविंग थिंग है, जो हिलेगी डुलेगी या जिस पे कोई प्रभाव ना पड़े वो तो एक अलग चीज होगी। और हम जो है लिविंग है, तो हम क्या है, ह्यूमन बींग्स है,
है ना, मानव है हम लोग, तो हमारे अंदर भावनाएं हैं जो बदलती है, ऊपर नीचे होती है। अब वो चीज़ें तो बदलेगी नहीं, लेकिन हम तो बदलेंगे ना। तो उन्होंने बोला कि एक नॉन लिविंग थिंग्स की जो चेतन है, सचेतन जो है, उन चीज़ों का जो तुलना है वो जो है एक जो है हमारे मन के साथ की गई है, जो कि क्या है, बिल्कुल जड़ पदार्थ है, उसको जो है तुलना करना सही नहीं है। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की तुलना हमारे साथ करना, हमारे मन के साथ करना, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसकी जो घोर जो है इसका खंडन किया है। तो ये भी चीज उनकी गलत मान ली। तो ये 2 आलोचनाएं की है। क्लियर हो गया कौन कौन सी की है? पहली तो उन्होंने जो है उनके उदाहरण की है कि उन्होंने जो है मन को जो उदाहरण किया कि मन नहीं बदलता, तो ये कैसे हो सकता है, मन तो बदलता रहता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उसकी तुलना उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स की हमारे मन के साथ की, तो वो भी गलत की। ठीक है, अब आ जाता है निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसके महत्व और मूल्यांकन। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है ये कि उसका महत्व कैसा है बताया है और उसका मूल्यांकन क्या किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जाहिर सी बात है निर्व्यक्तिकता जो सिद्धांत है वो हमें अपनाना चाहिए और इसको काफ़ी अपनाया गया और काफ़ी अच्छा है। देखो जितने भी इलियट के, देखो इलियट के मैंने आपको 3 बताए ना, तो इलियट के ये जो तीनों सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और इनका जो उपयोग है वो किया भी जाता है। जाहिर सी बात है निर्व्यक्तिकता आप हर कविता में देखने को मिल जाती है आपको। आजकल जितनी भी कविताएं लिखी जाती है वो निर्व्यक्तिकता ही है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत भावनाएं तो कभी भूल ही जाता है एक तरीके से, और सभी के सर्वहित की बात करता है, सभी के हित की बात करता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि हासिल की है। दूसरी बात करें तो भगीरथ मिश्र ने क्या कहा है कि टी.एस. इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वे अपने भीतर भारतीय सिद्धांत का साधारणीकरण, भारतीय जो सिद्धांत है, भारतीय सिद्धांत पढ़ाया था ना, भारतीय मैंने आपको काव्य शास्त्र पढ़ाया है, भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत कुछ पढ़ाया है आपको, काव्य पढ़ाया है, काव्य प्रयोजन पढ़ाया है, रस पढ़ाया है, ठीक है, रस निष्पत्ति पढ़ाया है, साधारणीकरण कराया है। तो वो क्या कह रहा है, जो भारतीय सिद्धांत का साधारणीकरण, टॉपिक याद है साधारणीकरण, उसको समेटे हुए है। देखो कितनी अच्छी बात है, और ये चीज मैं आपको पहली कह चुकी हूँ कि जिससे कलाकार जो है नाटककार और अभिनेता के कौशल को व्यक्तिगत भाव, सामान्य सर्वसाधारणों के भावों में बदल डालता है। उसमें क्या था साधारणीकरण में, यही तो था कि जो कवि ने कविता लिखी है, जब पढ़ने वाला उसे पढ़ता है तो दोनों के भाव अगर एक जैसे हो जाए या देखने वाले के भाव एक जैसे हो जाए, तो वहां पर दोनों के भावों का क्या हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, दोनों के भाव एक हो जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर क्या कह रहे हैं इलियट, इलियट कह रहे हैं कि व्यक्तित्व, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारी जो व्यक्तिगत सुख दुख है, हमें उसको भूलकर संसार के सुख दुख की चर्चा करनी चाहिए और सभी के सुख को अपना सुख मानना चाहिए, है ना। तो यहां पर भी तो दोनों के दुखों को, दोनों के सुखों को वो एक करने की बात कर रहा है, मतलब साधारणीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है कि निर्व्यक्तिता का जो सिद्धांत है वह आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर क्या बन गया है, वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ जो साहित्य है उसको यहाँ पर महत्व दिया गया है, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह रोमांटिक जो कवि थे, क्योंकि रोमांटिक जो कवियों की व्यक्तित्ववाद का विरोध किया। अब देखो रोमांटिक कवियों को क्यों लिया गया यहाँ पर, क्योंकि जब रोमांटिक कवि थे वो क्या कहते थे, वो जब अपने काव्य की संरचना करते थे तो उसमें वो क्या करते थे, व्यक्तित्व चीजों को डाल देते थे, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते थे, बहुत भद्दी भद्दी जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उनका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा अपनी व्यक्तित्व जो चीजें उनकी जिंदगी में है उस चीजों के अंदर घुस जाते थे पूरी तरीके से। तो उस चीज का यहाँ पर इलियट पूरी तरीके से व्यक्तित्ववाद का जो है विरोध करते हैं, और क्या करते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन के माध्यम से वो कहते हैं कि वो माध्यम होना चाहिए, उसके माध्यम से उन्होंने इसे काव्य, जो काव्य के सिद्धांत है उसको यहाँ पर वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की है, वैज्ञानिक दृष्टि से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रोमांटिक जो कवि होते हैं वो अपने भावों को घुसेड़ घुसेड़ कर अपनी सारी भावनाओं को, शब्दों को, गंदे शब्दों को जो है कविता में उतार देते हैं, वो चीज व्यक्तित्ववाद जो है वो सिर्फ उन तक रहना चाहिए, उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। बल्कि उन्होंने क्या बोला है, इलियट ने बोला इसको वैज्ञानिक दृष्टि से बताने की कोशिश की है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने
सुख के बारे में नहीं सोचते बल्कि सबके सुखों के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरीके से जो है कवि को भी अपने सुख के बारे में ना सोचते हुए सबके सुखों के बारे में सोचना चाहिए। तो वैज्ञानिक बनाने की कोशिश यहाँ पर इलियट ने की है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है इस सिद्धांत को, जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है इलियट का, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जो है दो जो है निर्व्यक्तिकतावाद शब्द जो रूप है उसकी चर्चा की गई, प्राकृतिक और विशेष निर्व्यक्तिकता की चर्चा की गई, ठीक है। और यहाँ पर प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर और तृतीय स्वर की जो है बात भी की गई। बाकी सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आई होप आपको ये जो था निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत था इलियट का, वो आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आज का जो प्रश्न है जो इसी से बनता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है, अब देखो मैं सारे प्रश्न जो है जो भी पढ़ाऊंगी उसी में से बोलूंगी, तो आप उसका आंसर आप खुद ही फाइंड कर सकते हो। तो मुझे आपको आंसर बताने की भी आई थिंक जरूरत अब नहीं है, आप उसी में से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इलियट ने अपने उदाहरण में जो उदाहरण दिया था, कौन सा वाला उदाहरण दिया था, ठीक है। तो जो उदाहरण प्लेटिनियम वाला उदाहरण दिया था उसमें उन्होंने कलाकार जो है के मन को किसके भांति माना है। तो कलाकार का मन क्या है, कलाकार का मन की तुलना किसके साथ की गई है, उपमा किसके साथ की गई है, अब वो आप बताओगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रश्न बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। और जो कल की हमारी क्लास होगी और कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा परंपरा की परिकल्पना या परंपरा की अवधारणा, और ये भी टी.एस. इलियट ने ही लिखा है। और इस सिद्धांत को हम कल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि उन्होंने इसमें क्या बताया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये अच्छी तरीके से समझ आई है तो जो है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं, ठीक है। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।